हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का। इससे पहले वाली वीडियो में अपने नेशनल इनकम क्या होता है वो देख लिया था। उसके अलावा अपने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस वगैरह भी देख लिया है और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी जो है वो अपने समझ लिए। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के टॉपिक से। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है कि जैसे अपने इंडिया है, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है उसको अगर अपन को मेजर करना है तो उसके 3 मेथड्स हैं। एक तो है वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर अपन देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर ने कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी है किसी भी गुड पे और कितने कितना वैल्यू ऐड हुआ है, उस सबको अगर अपन ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड से अपन को नेशनल इनकम मिल जाएगी। उसके अलावा हर एक पर्सन की कितनी इनकम हुई है अगर अपन उसको ऐड कर लेंगे तो भी अपन को नेशनल इनकम मिल जाएगी। और उसके अलावा हर एक पर्सन ने कितना पैसा खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है, अगर अपन उस एक्सपेंडिचर को सबको ऐड कर लेंगे तो भी अपन को नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो ये 3 मेथड्स है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन कौन सा टॉपिक लेंगे, वैल्यू एडेड मेथड, राइट। अगर अपन वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, ये एक वो मेथड है जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि हर एक फर्म ने, हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ने कितनी वैल्यू ऐड करी है किसी भी प्रोडक्ट पे। वो क्या हो जाएगा, उसका सम क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट हो जाएगा, राइट। तो देखो, वैल्यू एडेड मेथड फोकस ऑन मेजरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फर्म में, हर एक फर्म में कितना वैल्यू ऐड करी है, इंडस्ट्री और सेक्टर टू द इकोनॉमी बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। तो मतलब प्रोडक्शन में हर एक स्टेज पे हर एक इंडस्ट्री ने कितनी वैल्यू ऐड करी है। ठीक है, अब अगर अपन इसको और समझना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो मेनली 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। एक तो है एग्रीकल्चर सेक्टर, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल को अपन एक और बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर और एग्रीकल्चर को अपन बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो अब प्राइमरी सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी है, सेकेंडरी ने कितनी करी है और टर्शरी ने कितनी करी है। एक टेबल बनाओ, ये एक टेबल है, ये अपन मानते हैं प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्शरी। ठीक है, अब अगर अपन रॉ मटेरियल की बात करें, ठीक है, रॉ मटेरियल अपन ने यहाँ पे लिख दिया, वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख दी और वैल्यू एडेड अपन ने यहाँ पे लिख दी। टोटल कितनी वैल्यू ऐड करी अगर अपन उसकी बात करें तो सबसे पहले अगर अपन प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो जैसे वो एग्रीकल्चर कर रही है, उसमें बीज वगैरह के पैसे लगते हैं बट अपन उसको लेके नहीं चलते इतना, अपन ये मान के चलेंगे कि रॉ मटेरियल कुछ नहीं दिया उसने, तो रॉ मटेरियल कितना रहा, इसका 0 रहा। टोटल वैल्यू इसने कितनी की ऐड करी, 1000 रुपीज़ की ऐड करी। तो टोटल वैल्यू जो वैल्यू एडेड कितनी हुई इसकी, 1000 हुई, राइट। अब अगर अपन बात करें कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो क्या करेगा, इसको और मैन्युफैक्चर करेगा, तो इसने ये टोटल वैल्यू एडेड जो है ना, ये 1000, ये वैल्यू या वैल्यू एडेड, इसको अपन ने क्या किया, इसको इधर उठाया, सेकेंडरी सेक्टर ने के लिए वो 1000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीदा। यानी मान लो एक वीट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो वीट जो था, वीट के लिए गेहूँ उगाने के लिए जो भी चीज़ें हुई वो फ्री में आई, बट 1000 रुपीज़ के गेहूँ बने। 1000 रुपीज़ के गेहूँ बनने के बाद जो टोटल वैल्यू ऐड हुई वो कितनी हुई, 1000 रुपीज़ की वैल्यू ऐड हुई, क्योंकि 0 रॉ मटेरियल था और जो भी वैल्यू हुई वो 1000 की। 1000 की वैल्यू का जो भी रॉ मटेरियल था वो किसने लिया, सेकेंडरी सेक्टर ने लिया। अब जैसे ही वो सेकेंडरी सेक्टर ने लिया वो उस पर और वैल्यू ऐड करेंगे और उसको कितना बना देंगे, ये बना देंगे मान लो 2000। ठीक है, अब ये क्या इन्होंने कर दिया, इस पर 1000 की वैल्यू और ऐड कर दी। तो अगर अपन वैल्यू एडेड बाय ये सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो पहले जो लिया था वो तो इन्होंने वैल्यू ऐड नहीं करी, अब जो किया है, जो टोटल वैल्यू कितनी हुई उस मटेरियल की, वो 2000 रुपीज़ हो गई। तो 2000 में से ये इन्होंने खरीदा कितने का था, 1000 का खरीदा था, तो इसने टोटल वैल्यू कितने की ऐड करी, 1000 की ऐड करी, तो 1000 अपन यहाँ पे लिख देते हैं वापस। ठीक है, और अगर अपन टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर क्या करेगा, इसको खरीदेगा, कि जो भी इसकी वैल्यू है 2000 रुपीज़ वो इसको खरीदेगा। अब टर्शरी सेक्टर भी कुछ वैल्यू ऐड करेगा, मतलब जैसे प्रमोट करेगा, मार्केटिंग करेंगे, जो भी करेंगे ये लोग क्या करेंगे, वो करेंगे, और वो करने के बाद ये इसको सेल कितने में करेंगे, 2500 में।
तो टर्शियरी सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 500 रुपीज़ की, तो 500 रुपीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये इस टाइप से अपना क्या पता चलेगा, अपन को पता चलेगा कि कौन कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। तो अगर अपन ये सारी वैल्यू ऐड को अपन देखें तो ये कितना हो गया, 2500 हो गया। और टोटल वैल्यू की अगर अपन बात करें तो हर एक फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करी, इसने 1000 रुपये की वैल्यू ऐड करी, प्राइवेट सेक्टर ने 1000 की करी, सेकेंडरी ने 1000 की करी और टर्शरी ने 500 की करी, ये अपन देख लिया। बट अगर अपन वैल्यू की बात करें, टोटल वैल्यू अगर सारे फर्म ने जो वैल्यू ऐड करी अगर अपन उसका सम करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 5500 आ जाता है। क्यों, क्योंकि अपने इन सबको प्लस कर दिया। ठीक, तो अब इसी के लिए ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसके कंफ्यूजन से अपन को दूर रखते हैं। अब इसके कंफ्यूजन से कैसे दूर रखा जाता है वो देखो। अब इसके कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए अपन ने सबसे पहले देखा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, कि मतलब हर एक फर्म ने कितना टोटल प्रोडक्ट की जो भी प्राइसेस है वो कितनी बनाई है, वो अपन बात करते हैं। तो जैसे वही चीज़ है, ये क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। ये मैं ऊपर का इरेज करता हूँ। ये क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, मतलब कितने वैल्यू का आउटपुट टोटल निकाला गया है। तो कितने वैल्यू का टोटल आउटपुट निकाला गया है, 5500 का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला गया है। फिर अपन बात करते हैं, जैसे ये जीवीओ, टोटल आउटपुट माइनस प्राइस ऑफ यूनिट, ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला है, अपन ने इजी ले रखा है तो अपन यहाँ से सीधा प्लस कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे इन्होंने ये किया, ये निकाल लिया अपन ने। अब अपन क्या बात करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अपन एक और चीज़ कह सकते हैं जो कि है रॉ मटेरियल। तो मतलब प्रोसेस करने से पहले अपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा वो, तो वो जो भी अपने रॉ मटेरियल खरीदा वो क्या है, ये अपने रॉ मटेरियल लिख दिया। यहाँ पे इसको अपन क्या रख सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, जितने भी आउटपुट टोटल निकाला उसकी बात करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब टोटल कितनी वैल्यू ऐड करी गई। तो ये टोटल वैल्यू एडेड को अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड लिख सकते हैं। टोटल कितनी वैल्यू ऐड करी गई, इसको अपन एक और चीज बोल सकते हैं, जीडीपी एमपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, जीडीपी एमपी बोल सकते हैं। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड अपन को कैसे निकालते हैं, अपन ने देखा था, अपन ने यह किया, ये जो आउटपुट आया, आउटपुट में से अपन ने आईसी माइनस कर दिया, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया, तो अपना निकल गया। जैसे ये 2000 रुपीज़ थे, इसमें से अपन ने क्या किया, 1000 को माइनस कर दिया, तो अपन ने क्या दिया, 1000 निकल गया, तो ये निकल गया। और ऐसे जैसे ये 250 थे, 2500 थे, इसका रॉ मटेरियल कितना था, 2000 था, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000 था, इसको अपन ने माइनस किया तो कितना निकला, 500 निकल गया, तो अपन ने 500 यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब अपन को जीडीपी एमपी निकालना है या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब अपन माइनस कर देंगे तो अब अपना क्या निकल जाएगा, वैल्यू एडेड निकल जाएगी, या फिर क्रॉस वैल्यू एडेड निकल जाएगी, या फिर जीडीपी एमपी निकल जाएगा। राइट, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन। तो ये सारी चीज़ें अपन को पता चल गई कि ये कैसे निकलती है। तो जीवीए का फॉर्मूला क्या हो गया, जीवीओ यानी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट या माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन अपन करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा। राइट, अब इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग का इशू भी सॉल्व हो जाता है। कि जैसे डबल काउंटिंग का इशू ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये जो डबल काउंटिंग हो रही है कि यहाँ पे मतलब जो रॉ मटेरियल था, इसके लिए जो रॉ मटेरियल था उसको भी ऐड कर दिया, इसके लिए जो रॉ मटेरियल था उसको भी ऐड कर दिया। तो अगर क्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते तो इसके अंदर डबल बार काउंटिंग हो रखी है एक चीज़ की। जैसे यहाँ पे क्या है, 3000 है, जो रॉ मटेरियल था वो 3000 का हुआ यहाँ पे, इसका ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना, वो 5500। बट अगर अपन ने ये बात करें कि हर एक फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करी, क्योंकि अपन को मेनली अपन को निकालना क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है कि हर एक फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करी, ये निकालना है। तो कितनी वैल्यू ऐड करी, उसमें से क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसने पहले ऐड करी उसको वापस नहीं जोड़ना है अपन को। तो इसलिए अपन ने क्या किया, जो पहले क्या रॉ मटेरियल है उसको अगर अपन ये इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 5500 में से माइनस कर देंगे 3000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2500। और ये करने से भी अपन को क्या मिला, 2500 मिला। यहाँ से करने से भी अपन को 2500 मिल जाएगा। तो इस टाइप से अपन बात करते हैं। तो अपन को पता चल गया क्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही अपन क्या कहते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। सॉरी, इसको अपन क्या कहते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये सब करने से अपन को क्या मिल गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अपन को मिल गया, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल गया। तो अब अपन को पता है नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपीएफसी होती है। एनएनपीएफसी अपन को निकालनी है। अब अपन को क्या गिवन है, अपन को गिवन है जीवीए, यानी जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जीडीपीएफसी, ये अपन कह सकते हैं। राइट, तो
अब जब अपन को ये दिया हुआ है तो अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, तो अब ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करना है, डोमेस्टिक से अपन को नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, NFIA करना पड़ेगा, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट सेम है तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे, क्लियर है। और जहाँ पे भी अपन को पता है अगर फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस होता है तो अपन क्या करते हैं, माइनस NIT करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो इस हिसाब से अपन को क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम अपन को मिल जाएगा। और नेशनल इनकम अपन को मिल गया तो अपन नेशनल इनकम निकाल चुके हैं, मेजर कर चुके हैं, राइट। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड क्या है कि अपन को ये चीज़ पता चल जाती है कि हर एक सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो मतलब ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर टू जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर का रोल या फिर इंपॉर्टेंस ये अपन को बताता है, या कॉन्ट्रीब्यूशन अपन को शो करता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ डबल काउंटिंग, इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग नहीं होती है। वैल्यू एडेड के अंदर डबल काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि अपन ने क्या क्या देखा कि अपन ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं, तो डबल काउंटिंग नहीं हो सकती है। ये एक फायदा है, ठीक है। इससे अपन को क्या पता चल जाता है, नेट कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है कि मतलब एक फर्म ने नेट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, किसी और को मिला के नहीं, उस कंपनी ने, सिर्फ उस कंपनी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। फिर अपन पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है कि मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, उस पॉलिसी में ये देख सकती है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा फोकस में लेना है या कौन सा सेक्टर डाउन है, ये सारी चीज़ों पर फोकस कर सकती है। फिर अपन बात करते हैं लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स वगैरह की, क्या किसी चीज़ से नुकसान होता है, इस मेथड को यूज़ करने से किस चीज़ का नुकसान होता है, वो भी अपन बात कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं डाटा कलेक्शन इशू को, मतलब इसका जो डाटा है ना, वो हर एक सेक्टर कितना कितना ऐड कर रहा है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना ईजिली फाइंड करना नहीं है। फिर इंक्लूजन ऑफ लीगल एंड अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी चीज़ें जो भी वैल्यू ऐड की जा रही है वो सारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं है जो भी फर्म वैल्यू ऐड कर रही है। तो इस वजह से क्या होता है, वो सारी चीज़ें अनरिपोर्टिंग रह जाती है कि मतलब लोग गवर्नमेंट के नोटिस में आती ही नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन एंड वेस्टेज, इससे क्या होता है, डेप्रिसिएशन और वेस्टेज को भी अपन को माइनस करना होता है या फिर इसको देखना होता है, और ये सब क्या होता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस वजह से ये क्या है, थोड़ा सा हार्ड भी है इसको कैलकुलेट करना, किसको, वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, वैल्यू एडेड मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार रिवीजन करें फटाफट से, तो सबसे पहले अपन ने किसकी बात करी कि 3 टाइप के मेथड होते हैं कलेक्शन के लिए, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इनकम मेथड और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो वैल्यू एडेड मेथड अपन बात करते हैं कि 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उन सब ने कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी उसको अगर अपन देखें तो वो अपन क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड निकाल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्रॉस वैल्यू आउटपुट की, मतलब टोटल आउटपुट कितना निकला है, हर एक सेक्टर ने कितने प्राइस पे प्रोडक्ट बनाया है उसको अपन ऐड कर देते हैं तो वो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट निकाल जाता है। फिर अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने कौन सी चीज़ें ली है, रॉ मटेरियल जो लिया है उसको अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। फिर अपन को निकालना होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब मेनली कितनी वैल्यू ऐड करी गई हर एक फर्म के द्वारा। तो हर एक फर्म के द्वारा अपन बात करते हैं कि उन्होंने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो वो कैसे निकलती है, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट से अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, तब अपन को क्या मिल जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाता है। उसको अपन क्या कह सकते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी अपन कह सकते हैं। फिर जब अपन को पता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अपन को मिल गया, तो अपन को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए अपन को क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, NFIA ऐड कर देना है, अपन को मिल जाएगा, राइट। फिर एडवांटेजेस क्या है, पॉलिसी बनाने में हेल्प होती है कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है वो पता चल जाता है, हर एक सेक्टर कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उसका पता चल जाता है। डबल काउंटिंग से भी बचा जा सकता है क्योंकि अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी माइनस कर दिया है। फिर उसके बाद अपन अगर लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस क्या होती है, तो अपन को डाटा कलेक्शन में थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि ये बहुत टिपिकल है डाटा कलेक्शन करना। फिर अपन अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी जो होती है, जो रजिस्टर नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट की नॉलेज में आते नहीं है, तो उनका भी डाटा कलेक्ट नहीं हो सकता है। और उसके अलावा डेप्रिसिएशन और वेस्टेज जो होता है उसका भी अपन पता नहीं लगा सकते, उसकी कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड रहती है, इसलिए वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो